गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वेस्पर थ्योरी, VSEPR। ये एब्रिविएशन है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का। यानी कि वैलेंस का V, सेल का S, इलेक्ट्रॉन का E, पेयर का P और रिपल्सन का R। ये वेस्पर थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके कंसेप्ट का जरूरत न सिर्फ 11th के लिए है बल्कि 12th में भी इसके कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है। और वहां पर स्टूडेंट्स को या तो दो ऑप्शन है, या तो आपके दिमाग में वेस्पर थ्योरी है तो 2 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन होता है शेप से रिलेटेड, यानी कि आना ही आना है वो, तो वो वेस्पर थ्योरी के कंसेप्ट से बना सकते हैं, या तो फिर जितने मॉलिक्यूल्स हैं सिलेबस में उन सब मॉलिक्यूल का शेप आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखना वो ज्यादा डिफिकल्ट है इन कंपेरिजन टू कि अगर आप सीखे हैं तो उसके मॉलिक्यूल का आप शेप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वेस्पर थ्योरी की सहायता से किसी गिवन मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करते हैं। ये वेस्पर थ्योरी बताता क्या है इसके बारे में? ये बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा, ट्रायंगुलर प्लैनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। ये डिपेंड करता है कि उसके सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है। सेंट्रल एटम, जैसे अगर हम लोग मीथेन का फार्मूला लेते हैं, ये CH4 है, तो इस CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन हो गया। तो CH4 मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा? वो सेंट्रल एटम कार्बन के पास प्रेजेंट टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे भी डिस्कस करेंगे, यानी कि कितने इसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। वेस्पर थ्योरी ये बताता है कि सेंट्रल एटम के पास में प्रेजेंट ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो सारे एक ऑर्बिटल में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम लोग पेयर पेयर के बारे में बात करते हैं। ये भी निगेटिवली चार्ज है और ये भी निगेटिवली चार्ज है, और आपको पता है कि दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वैलेंस सेल में प्रेजेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, और रिपेल करने के बाद वो उस पोजीशन को ऑक्युपाई करता है जहां पर इनके बीच का रिपल्सन मिनिमम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो। इसको सिंपल तरीके से बताते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में कुछ चॉक्स हैं यहां पर, और ये चॉक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी यहां पर मेरे पास में 2 चॉक है, इसका मतलब है कि ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चॉक 1 पेयर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरा हाथ सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां इस सेंट्रल एटम के पास में ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वेस्पर थ्योरी ये बताता है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनके बीच में रिपल्सन उस जगह पर जाकर रुकेगा जहां इनका डिस्टेंस मैक्सिमम हो। यानी ये पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ध्यान से देखना आप इसको, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और रिपेल करते करते उस पोजीशन को जाकर के पहुंचेंगे जहां इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। यहां ये डिस्टेंस इनका मैक्सिमम हो गया। अब इस जगह पर इनके बीच के बॉन्ड एंगल को अगर हम लोग काउंट करें तो इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, और इनका अगर शेप देखा जाए तो इस शेप को लीनियर कहा जाता है। अगर ये और इधर की तरफ जाएंगे तो अब देखो इनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम हो रहा है, घट रहा है। तो जहां मैक्सिमम डिस्टेंस हो तो वही उसका शेप होता है। तो हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि अगर किसी सेंट्रल एटम के पास में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, पहले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में, अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उस कंडीशन में इनका शेप लीनियर आएगा, शेप लीनियर। और बॉन्ड एंगल का वैल्यू अभी ड्रॉ करते हैं तो पता चलेगा बॉन्ड एंगल कितना होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ए मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम, ए सेंट्रल एटम है और इसके साथ में सराउंडिंग एटम बी है, यहां ये बी, तो इस कंडीशन में इनका शेप लीनियर हो गया। और इस बॉन्ड एंगल के वैल्यू को देखोगे आप तो इनका ये बॉन्ड एंगल वैल्यू हो गया 180 डिग्री। आपको जो पीडीएफ दे रहे हैं उसमें ये बॉन्ड पेयर शेप बॉन्ड एंगल लिखा हुआ है, बट ये ज्योमेट्री आपको ड्रॉ करना है। यानी कि जिस जगह पर ज्योमेट्री ड्रॉ करना है, क्योंकि पीडीएफ में मेरे लिए वो बनाना डिफिकल्ट था,
तो हम यहाँ बोर्ड पर बना रहे हैं, अच्छे से समझोगे आप, और फिर उसको जहां पर सेव का जरूरत होगा कॉपी करते वक्त भी उसको आप बना लीजिएगा। फिर अगर मान लिया कि सेंट्रल एटम के पास में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही कंसेप्ट फिर यहां पर आप अप्लाई करो, ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वेस्पर थ्योरी के अनुसार से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, और रिपेल करते करते ये इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे यहां पर। अब आप देख रहे हो कि सभी जगह पर रिपल्सन बराबर हो रहा है, सभी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। अब इस तरह के शेप को ट्राइगोनल प्लानर कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप हो गया और एक ही प्लेन में आ रहा है। यहां पर ये 2 डायमेंशनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है। अब इस 360 डिग्री को अगर 3 इक्वल पार्ट में बांटे तो अब यहां पर इनके बॉन्ड एंगल का वैल्यू 120 डिग्री होगा। तो दूसरा पार्ट क्या याद रखना है कि अगर टोटल बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन 3 है, जैसे यहां A, B, ये B और ये B आ गया, इस तरह के शेप को हम लोग ट्राइगोनल प्लानर कहते हैं। ये हो गया ट्राइगोनल प्लानर, और इस कंडीशन में इनके बीच का या यहां कहीं पर भी बॉन्ड एंगल का वैल्यू निकालो तो ये बॉन्ड एंगल का वैल्यू 120 डिग्री होगा। एक बार फिर से याद करते हैं, इफ a central atom has only 2 pair of electron, then according to Vesper theory its shape would be linear, ये लीनियर हो जाएगा। इनके बीच का बॉन्ड एंगल वैल्यू 180 डिग्री। अगर इनके पास में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इक्वली रिपल्सन होगा इनके बीच में, और इस रिपल्सन की वजह से ये इस तरीके के शेप को एक्वायर करेंगे। यहां पर इनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, और इस शेप को ट्राइगोनल प्लानर कहा जाता है। ट्राइगोनल चूंकि ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है और एक ही प्लेन में है, इसलिए ट्राइगोनल प्लानर कहते हैं। फिर उसी तरह से 3 पेयर की जगह पर 4 बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, 5 बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। तो 2 के केस में यहां हो गया होगा आपको लीनियर, और 3 के केस में ये बॉन्ड एंगल वैल्यू हो गया इनका ट्रायंगुलर प्लानर। अब बात करते हैं कि 4 बॉन्ड पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर का नंबर कितना हो 4। तो अब इस कंडीशन में इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किस तरीके का होगा, शेप कैसा होगा, जो डिस्कस करते हैं। यहां पर ये 3 डायमेंशनल इमेज बनता है। ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ये चौक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 डायमेंशनल वे में इस तरीके से अरेंज होता है। यहां पर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है 3 डायमेंशनल इमेज को दिखाना यहां पर, और इस तरह के इमेज को टेट्राहेड्रल इमेज कहा जाता है। ये टेट्राहेड्रल इमेज है। ऐसा भी आप गूगल पर भी डालोगे टेट्राहेड्रल तो 3D इमेज भी तुमको दिखाई देगा, वो कुछ इस तरीके से होता है, और सभी जगह पर इक्वल रिपल्सन होता है। 3D डायमेंशन कहीं पर भी रखोगे, और इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा 109.5 डिग्री के अप्रॉक्स में आता है ये सभी। और इसे अगर हम लोग बोर्ड पे प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। A, B, B, ये B और ये B, और इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल वैल्यू 109.5 डिग्री, या कहीं कहीं पे 109 डिग्री 28 मिनट दिखता है। अब इसको लेकर के कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वही हम यहाँ पे बता रहे थे कि 3 डायमेंशनल वे में इमेजिन करोगे। जैसे देखो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, ये टेट्राहेड्रल। अब इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अगर हमें बोर्ड पर प्लॉट करना है तो यहाँ ये जो लाइन दिख रहे हो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो अंदर की तरफ में गया हुआ है बिलो द प्लेन उसको हम इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर इक्वली सबका 3 डायमेंशनल वे में इमेज दिखा जाए तो ये भी 109.5 डिग्री आएगा, ये भी 109.5, ये भी 109.5, क्योंकि कई लोग इसको 3 डायमेंशनल की जगह पर 2 डायमेंशन में इमेजिन करते हैं, और वो बोलते हैं कि सर जब सब बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो गया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 से ज्यादा हो रहा है। 360 तो प्लेन में आता है, और यहाँ पर ये 3D डायग्राम है, 3 डायमेंशनल है, इस तरीके से है। इसलिए ये क्वेश्चन आप नहीं पूछना, हम यहाँ बार बार रिपीट कर रहे हैं
तो यहां पर ये आ गया और ये सारा एंगल 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि 109.5, 109.5, ये भी 109.5, यहां पर भी ये 109.5। तो ये 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में इनका ये टेट्राहेड्रल कहा जाता है, इसका नाम हो गया टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। या वहीं अगर ये 5 रहा तो 5 के केस में ये इस तरीके से आता है, इसको देखो, ये 1 2 3 ये ट्रायंगुलर हो गया और इस पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक यहां और एक यहां है। ध्यान से समझना इसे। आप इमेजिन करो कि इसको हम यहां से ऐसे कवर कर देते हैं, इस वाले पार्ट को इधर से कवर कर देते हैं और इधर से, तो ये पिरामिड जैसा हो जाएगा। उसी तरह से फिर बॉटम से भी अगर इसे हम कवर करते हैं तो ये भी पिरामिड बन गया, इधर भी और इधर भी। तो इस ट्रायंगुलर बेस पर 2 पिरामिड बन गए, एक ऊपर और दूसरा नीचे, इसलिए इसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहा जाता है। यानी कि अगर बॉन्ड पेयर का नंबर 5 है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये बेस जो है वो ट्रायंगुलर और ये परपेंडिकुलर, यहां जो पेन से हम दिखा रहे हैं, ये बेस हो गया वो ट्रायंगुलर हो गया यहां, और ये परपेंडिकुलर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसे इक्वेटोरियल बॉन्ड कहा जाता है और ये जो दोनों परपेंडिकुलर है इसे एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है, बी बी और ये बी। अब यहां बॉन्ड एंगल देखेंगे तो 2 तरीके का बॉन्ड एंगल बनेगा। एक यहां ये जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री होगा और इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये एंगल अगर देखेंगे तो सब 120 120 120, तो इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल 2 लिखा हुआ रहेगा, एक 120 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। 90 डिग्री ये जो परपेंडिकुलर है वो, और 120 डिग्री इनके बीच का एंगल, और इसका नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। आपको ये डायग्राम खुद से अपने नोट्स में बनाना होगा क्योंकि पीडीएफ में ये नहीं है। पीडीएफ में आपका ये नाम लिखा हुआ है, बॉन्ड एंगल लिखा हुआ है, ये बॉन्ड पेयर लिखा हुआ है, लेकिन ये ज्योमेट्री आपको जो है वो वीडियो से देखना है या फिर आप बार बार हम रिपीट कर रहे हैं वहां से हो सकता है। ये 4 के केस में हुआ, 5 में। अब अगर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास में, तब उस कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल या इसी को स्क्वायर बाइपिरामिडल कहा जाता है। ये देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 1 6, इसका शेप, इसका बेस स्क्वायर फॉर्म में है और अगर कवर करेंगे तो ये भी पिरामिड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल या इसी का कॉमन जो जनरली यूज होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो इस ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये दूसरा पार्ट आप याद रखोगे कि अगर टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 रहा, अगर टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 है तो इनका ज्योमेट्री आएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, बी बी, यहां भी बी, और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर भी 90 डिग्री आएगा और जो परपेंडिकुलर है वो भी 90 डिग्री आएगा। ये 6 का था। अब जिस तरह से आप देखें कि 5 था तो 2 परपेंडिकुलर चला गया और 3 बेस पर आ गया, 6 था तो 2 परपेंडिकुलर चला गया और 4 बेस पर था। अगर 7 रहे तो 5 बेस पर आएंगे यानी कि पेंटागोनल होगा, और ऊपर में 2 यानी कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसे दिखाना मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पता होगा कि अगर पेंटागोनल है तो 360 डिग्री को 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर एक बॉन्ड एंगल आपका 72 डिग्री का होगा। ड्रॉ करते हैं पेंटागोनल, टू 3 4 5, ये पेंटागोनल बेस हो गया। एग्जैक्ट नहीं बन पाया है मेरे से, आप ट्राई करोगे कि ये पहले पेंटागोनल बन जाए, ये पेंटागोनल।
अब इस पेंटागोनल का ये बॉन्ड एंगल वैल्यू 72 डिग्री का होगा, तो यहाँ एक बॉन्ड एंगल हो गया 72 डिग्री, और इसी पर दो परपेंडिकुलर हो, जैसा भी हम लोग ये पेज लेकर के एक ऊपर और एक नीचे था, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो यहाँ ये बी और ये बी, और चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा इनका बॉन्ड एंगल। इस शेप को पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहा जाता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये वैसे मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में डिस्कस किए जहां सेंट्रल एटम के पास में सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर से याद दिलाते हैं आप, if central atom has if central atom has two bond pair electron, then the shape would be linear, तभी इनका शेप लीनियर हो जाएगा, and the bond angle 180 degree. If the central atom has three pair of electron, three bond pair electron, तब उस कंडीशन में इनका शेप ट्राइगोनल प्लैनर होगा, bond angle value 120 degree. If central atom has four pair of electron, अगर इनके पास four pair of electron, तब उस कंडीशन में इनका ज्योमेट्री थ्री डायमेंशनल होगा, जिन्हें टेट्राहेड्रल कहा जाता है, और इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री कहा जाएगा। ये थ्री डायमेंशनल है, इसके पहले का लीनियर और ट्रायंगुलर प्लैनर ये टू डायमेंशनल इमेज था। अगर सेंट्रल एटम के पास में 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग ड्रॉ किए थे, इनका शेप आया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था, जिसमें से 3 बेस पर और 2 ऊपर में। ये एंगल 90 डिग्री का, और इनका बेस के साथ जो बन रहा है वो एंगल 120 डिग्री का। अगर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इस तरीके से, तब वैसे कंडीशन में ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, और अगर 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पहले ये पार्ट इतना ध्यान में रखना है, याद रखना है। अब आपको कुछ वैसे मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल बताते हैं जहां पर शेप निकालने के लिए इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। अब यहां पर हम लोग कुछ वैसे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जिनका शेप हम लोग को निकालना है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वेस्पर्स थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बिल्कुल कई एग्जांपल्स बताएंगे, आप ध्यान से देखोगे, उसके स्टेप को फॉलो करोगे और फिर खुद से इसको बनाने की कोशिश करोगे। कुछ एक क्वेश्चन देंगे आपको, आप उसे भी ट्राई करोगे। जैसे अगर हमें सपोज BeF2 दिया हुआ है और इसका शेप निकालना है, इस मॉलिक्यूल का शेप क्या है? सबसे पहला काम आप करोगे इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। BeF2 में बेरिलियम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 2 फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कन्फिगरेशन हो गया 2 7। बेरिलियम को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन फ्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लिविस डॉट में बताया था कि अगर अलग अलग रिक्वायरमेंट हो तो शेयरिंग वो डिसाइड करता है जिसको कम इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, यानी कि फ्लोरीन डिसाइड करेगा। अब लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते वक्त में बेरिलियम सेंटर एटम है, तो सेंटर में बेरिलियम को डाल दिए, और ये सराउंडिंग एटम फ्लोरीन हो गया। ये फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में है। ये फ्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में। आप या तो अलग कलर यूज कर सकते हैं या फिर क्रॉस भी यूज किया जाता है। यहाँ बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है, ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन ये BeF2 वैसे मॉलिक्यूल के एग्जांपल में है जहां ऑक्टेट रूल का वायलेशन होता है। लेकिन इस जगह पर हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि सेंट्रल एटम के पास में टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो अब देखो इस सेंट्रल एटम बेरिलियम के पास में 1 पेयर एंड 1 पेयर, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इनका लिख दिया 2। अब 2 के केस में शेप इनका लीनियर आता है, तो याद करो यहाँ पे F लिख दिया और इस जगह पर F, और इनके बीच का अगर बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो ये बॉन्ड एंगल वैल्यू आएगा 180 डिग्री, और इनका शेप कैसा आ गया लीनियर। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हुआ। यानी कि अगर क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द शेप ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वेस्पर्स थ्योरी,
तो ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा कंप्लीट काम करना पड़ेगा। ये BeF2 के लिए हुआ। कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं। इन सबको आप नोट करोगे अपनी कॉपी में एग्जाम्पल्स के तौर पे। सपोज इस बार दिया हुआ है हम लोग को BH3 का बनाने के लिए, वही काम बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 3, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1, सेंटर एटम बोरोन आ गया, यहां बोरोन डाल दिए, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि शेयरिंग यही डिसाइड कर रहा है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब बोरोन की बात, बोरोन का इलेक्ट्रॉन, यहां ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन, बोरोन का 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा हो गया, लेकिन बोरोन के पास में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन फिलहाल हमें डिफिशियंसी या एक्सेस उससे मतलब नहीं है, देखना है कि सेंटर एटम के पास में टोटल कितना बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इस कंडीशन में इनके पास में बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन का नंबर आ गया कितना 3। तो 3 के केस में याद करो शेप कैसा था। 3 के केस में ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री था, ट्रायगोनल प्लानर शेप था। तो यहां सेंटर में बोरोन डाल दिए और ट्रायगोनल प्लानर ये हो गया, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। इसका शेप ट्राइगोनल प्लानर। कई लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ट्राइगोनल प्लानर में कंफ्यूज रहते हैं। बाइपिरामिडल में ऊपर और नीचे दोनों जगह पिरामिड बनेगा, तभी उसका नाम पड़ा है बाइपिरामिडल। और ये ट्राइगोनल प्लानर यानी कि ट्रायंगुलर शेप है और वो एक ही प्लेन पे है। और इनके बीच का अगर बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री। तो दो मॉलिक्यूल का शेप बता, BeF2 लीनियर शेप आ गया, BH3 ये ट्रायंगुलर प्लानर आ गया। और देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग को मीथेन का निकालना है, नीचे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो कि मीथेन हैज टेट्राहेड्रल शेप एंड बॉन्ड एंगल वैल्यू 109.5 डिग्री। अब यहां पर उसका रीजन आएगा कि क्यों होता है। सेम प्रोसेस यहां भी अप्लाई करेंगे। CH4 का पहले लीनियर डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 4, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तो शेयरिंग हाइड्रोजन डिसाइड करेगा। सेंटर में डाल दिए कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम है, तो ये 4 सराउंडिंग हाइड्रोजन एटम। पहले जो शेयरिंग डिसाइड करेगा उसका इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की बात, 1 2 3 4। इनका देखिए ये डुप्लेट पूरा हो गया हाइड्रोजन का, इनका भी पूरा हो गया, इनका भी पूरा हो गया, और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह के स्पेसिस को इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहा जाता है, हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ेंगे। जहां इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया उन्हें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, जहां इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह गया उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच कहा जाता है। और जहां जितना रिक्वायरमेंट उतना पूरा हो गया उसे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो गया। अब इस सेंट्रल एटम के पास में देखो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां बॉन्ड पेयर 4। अब इस कंडीशन में इनके शेप को आप याद करो, तो 4 के केस में शेप आया था टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अगर हम लोग टेट्राहेड्रल ड्रॉ करें तो इस तरीके से आएगा। टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल पार्ट है, इसलिए इसके इमेज बनाते वक्त में थोड़ा ध्यान दोगे। ये पीछे का है, बिलो द प्लेन का ये पार्ट है। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। यहां ये डॉट 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 से इनके बीच के इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां अगर बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो ये बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। एक चीज ध्यान देना, टेट्राहेड्रल इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। कई स्टूडेंट का कॉपी देखने पर यह पता चलता है कि टेट्राहेड्रल ऐसे बना रहता है, H H
H और ये H। देखो तो ये टेट्राहेड्रल हुआ क्या? टेट्राहेड्रल ये है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है, 90 डिग्री का दिख रहा है, ये तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर हो गया। जबकि ये टेट्राहेड्रल है, तो आप इस तरीके का गलती नहीं कीजिएगा। जो गलती करता है स्टूडेंट, पिछले एक्सपीरियंस के अनुसार से आपको बता रहे हैं कि ऐसा वो लिख देता है, ये टेट्राहेड्रल नहीं है। टेट्राहेड्रल में ये पार्ट 109.5, ये 109.5, ये 3 डायमेंशनल इमेज है जिसको यहाँ पे प्लॉट किया गया है, तो इसको भी आप नोट करोगे। अब इसके बाद में वैसे मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं जहां पर सेंट्रल एटम के पास में 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पर उनका सेट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आना चाहिए। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 5। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 7। इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है इसे 1 का, तो शेयरिंग क्लोरीन डिसाइड करेगा, यानी कि इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। सेंट्रल एटम फास्फोरस, यहां डाल दिए फास्फोरस को। सराउंडिंग एटम क्लोरीन, 5 क्लोरीन है, 2 3 4 5। ये क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में। ये क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहां 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में। 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। अब फास्फोरस की बारी, 1 2 3 4 5। इस क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इनका भी यहां पूरा हो गया है। लेकिन सेंट्रल एटम फास्फोरस के पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी वे वैसे मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में आ गया जहां ऑक्टेट रूल का वायलेशन होता है। लेकिन इस वेस्पर थ्योरी में हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि इस सेंट्रल एटम के पास में टोटल कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 5। तब 5 के लिए शेप कैसा था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो बनाते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये पार्ट हो गया ट्राइगोनल, और जो परपेंडिकुलर होता है उसके बॉन्ड लेंथ को बढ़ा दो, तभी वो डिफरेंस समझ में आएगा। यहां ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये भी क्लोरीन और क्लोरीन, ये बेस का पार्ट है इसके साथ में। अब अगर बॉन्ड एंगल कहा जाए तो इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, सॉरी 120 डिग्री, 120 डिग्री। और ये जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री होता है। 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 12th में पूछा हुआ है कई बार का। तो चूंकि हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो उस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। वहां पूछता है कि PCl5 के पांचों कोवेलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल है क्या, 1 2 3 4 5? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिए थे। ये तीनों एक जैसे हैं जो 120 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, और इन तीनों को इक्वेटोरियल बॉन्ड कहा जाता है। और ये जो फास्फोरस के साथ ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं उन्हें एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। यानी कि PCl5 में 2 तरह का बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड जिसका नंबर 2 है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड जिनका नंबर 3 है। यानी कि ये आपका एक्सियल बॉन्ड में आता है, ये एक्सियल बॉन्ड हो गया, ये भी और ये भी दोनों एक्सियल बॉन्ड है। आप चाहें तो इसको भी मिला दें, यहां पर ये एक्सियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां ये जो बेस पर है 1 2 3, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अब आप याद रखोगे in PCl5 there are 2 different types of covalent bonds are present. It has 2 axial bond and 3 equatorial bond. Axial bond form 90 degree angle, bond angle, while equatorial bond form 120 degree. और फिर बाद में आगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।
क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री ही बॉन्ड एंगल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए इनके बॉन्ड लेंथ का वैल्यू बढ़ जाता है। रिपल्सन ज्यादा होगा तो लेंथ बढ़ जाएगा, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ वैल्यू ज्यादा होता है और इनके कंपैरिजन में ये वीक होता है। इसलिए जब PCl5 को जैसे ही हीट करेंगे तो ये दोनों बॉन्ड इनका टूट जाता है और PCl5 PCl3 में कन्वर्ट कर जाता है। ये सब कुछ 12th में आएगा, लेकिन यहाँ एक बार जब बोले हैं तो जब कभी भी आगे कहीं पढ़ोगे तो दिमाग में आएगा कि हाँ ये पार्ट तो कुछ सुना हुआ था, तो आपको हेल्प करेगा। अब 12th में दिक्कत कहाँ पर होता है, अभी जितना सारा कुछ बता रहे थे अगर ये ध्यान में नहीं है स्टूडेंट को तो परेशानी तो बढ़ने लगेगी। तो जैसे यहाँ हम PCl5 तक का बताए, हमको लग रहा है कि अब दिमाग में आपका कंसेप्ट बैठ गया होगा, तो उसी तरीके से कुछ एक एग्जाम्पल देंगे आपको, वो ही बनाना है। एक और खास बात, आप मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी में देखोगे, वहां बताता है कि मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सिंगल सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि दो एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इनका फॉर्मेशन होता है, तो उन्हें हम लोग 2 पेयर 3 पेयर नहीं करते, उसे सिंगल सुपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और उसी के अनुसार से शेप बनाया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्पेशल पार्ट है, इसको ध्यान से सुन लो। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 4। ऑक्सीजन का 8, ये 2 6, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 4 इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग ऑक्सीजन डिसाइड करेगा। तो CO2 में सेंटर में डाल दिए कार्बन को और सराउंडिंग एटम हो गया ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अपना 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी इनके पास में 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की बारी, कार्बन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 and 2 4 हो गए, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन जो खास बात बताएं यहां पर, वो ध्यान देना है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वेस्पर थ्योरी के अनुसार से यहां इनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो वहां ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो वेस्पर थ्योरी ये बताता है कि जहां पर मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वेस्पर थ्योरी के अनुसार शेप डिसाइड करते वक्त में उसे सिंगल सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर माना जाता है। यानी कि यहां पर ये भी 1 पेयर ही कंसीडर किया जाएगा, ये भी 1 पेयर ही कंसीडर किया जाएगा। यानी इस जगह पर बॉन्ड पेयर का नंबर कितना आ जाएगा, 2। और यहां पर ये बॉन्ड पेयर जो है वो सुपर पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसे हम लोग सुपर पेयर कहते हैं। अब जब 2 है तो इस कंडीशन में इनका शेप कैसा होना चाहिए, लीनियर। तो कार्बन को सेंटर में रखो, इनके बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए इनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन, इनके बीच में ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ऑक्सीजन, यहां 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और चूंकि मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है तो वेस्पर थ्योरी के अनुसार से इसे सुपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो 1 and 1 2, इसलिए इनका शेप लीनियर हुआ। यानी कि अगर शेप पूछा जाए तो लीनियर, और अगर बॉन्ड एंगल पूछा जाए इनके बीच में तो इनके बीच के बॉन्ड एंगल का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री, तो इसको ध्यान में रखोगे। कई बार में कंफ्यूजन भी होता है, कुछ लोग बनाते हैं तो यहां तक उनके दिमाग में बात आता है, लेकिन ड्रॉ करते वक्त में ऐसे कर देते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ये जो बताते हैं वो जनरल मिस्टेक है, कॉमन एरर में आता है, जबकि जनरली बताने पर भी स्टूडेंट गलती करता है। तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि कहीं हम भी तो ये मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो इनके बीच में सिंगल नहीं डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहां पर भी इनके बीच में सिंगल नहीं डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इस तरीके से बनाओगे। तो अब ये कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की हम लोग। अब कुछ इसको अच्छे तरीके से बनाओगे, आप कुछ एग्जांपल्स दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, उसका आप जो बनाओगे सबमिट करोगे असाइनमेंट में। और अगले क्लास में हम लोग अब बात करेंगे
कि अगर सेंट्रल एटम के पास में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो, तब उस कंडीशन में उसका शेप कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसको अगले क्लास में बताएंगे। आप भी थोड़ा सा बुक वगैरह देखिएगा, आज बताएंगे तो फिर ओवरलैप कर जाएगा या मिक्सअप हो जाएगा। तो आज यहीं तक, इतने ही का प्रैक्टिस करके रखो, फिर बाकी अगली क्लास। थैंक यू।